हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके पार्ट ए की जो थ्योरी है और उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अभी मैं आपके वो वीडियोस डाल रहा हूँ जो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से है। एंड ऑफ कोर्स आगे जाकर अगर वो सिलेबस में इंक्लूड होगा तो मैं उनके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। ऊपर जितने भी आपको चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहले बात, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एल्केन्स के ऊपर है। तो बेसिकली एल्केन्स क्या होता है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे के आपको समझाया हुआ है कि एल्केन्स बेसिकली क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि एल्केन्स वो हैं जिनका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ये वो हैं जिनके अंदर जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये वो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब सबकी जो टेट्रावेलेंसी है वो फुलफिल्ड होती है कार्बन में। और हाइड्रोजन जो है वो मतलब सिंगल मतलब बॉन्ड से मेरे कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है बेटा, आपके एल्केन्स के कैटेगरी में ही आते हैं। अब अगर उनके बारे में ढंग से देखा जाए तो पहली बात तो ये बेटा कि जो जितने भी सिंपल एल्केन्स हैं उन सब की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग बेटा क्या होती है, सेम ही होती है। और अगर हम इनको अच्छी तरह इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएं, मतलब कंबशन करें उसकी, तो वो पूरा का पूरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है CH4, ये क्या है बेटा, ये आपका मीथेन है। ठीक है, अगर मैं इसको बर्न करता हूँ बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या होगा बेटा कि ये आपका बन जाएगा CO2 और साथ में वाटर वेपर बोला ना तो H2O। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। बात रह जाती है कि इसमें इसको बैलेंस करने की, तो ऑक्सीजन टू है। ठीक है, कार्बन ए पर एक काम करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 4, जैसे 2 4 4, तो यहाँ 2 कर देता हूँ। एंड इसके साथ बेटा ये जो है मेरी इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाती है। सो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक एल्केन है और उस एल्केन को मैं प्रॉपरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब उसको जलाता हूँ, तो बेटा आप समझ सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है आपका। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, इन अदर वर्ड्स, जितने भी एल्केन्स है वो फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, उनको जलाया जा सकता है आपका। इसलिए जो एल्केन्स होते हैं बेटा आपके, वो एज अ गुड फ्यूल होते हैं। अब जानते ही हो कि नेचुरल गैस के अंदर जो मैक्सिमम और जो मेन कंपोनेंट है बेटा वो किसका होता है, वो मीथेन का होता है। हमारे पास जो लाइटर्स होते हैं ना, जिनके अंदर जो फ्लूइड डला होता है, वो उसमें मैक्सिमम क्या होता है बेटा, उसमें ब्यूटेन होता है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, उसमें भी ब्यूटेन होता है। ठीक है, किस और के साथ मिक्स होता है कोई बात नहीं, बट होता तो ब्यूटेन है ना उसके अंदर भी। सो मेरा कहने का मेन मतलब क्या है कि ये आपके फ्लेमेबल होते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा ना मतलब रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ये मतलब अनरिएक्टिव होते हैं एक ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर। सो इसलिए उनको पैराफिन्स कहा गया है, जिसमें पैरम का बेसिक मतलब लिटिल एंड एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, तो इसलिए इनको बेटा कहा जाता है पैराफिन्स। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज क्या है इन एल्केन्स के। देखिए सबसे जो मेजर सोर्स है ना बेटा इसका, वही जो नेचुरल गैसेस होती है ना और जो हमारा पेट्रोलियम होता है, वो इनके मेन मेन सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल गैस के अंदर आपको मैंने पहले कहा कि जो मेन सोर्स है बेटा वो आपका मीथेन होता है। इसके अंदर ही स्मॉल अमाउंट में आपको इथेन भी मिलता है, प्रोपेन भी मिलता है, ब्यूटेन भी मिलता है। ठीक है, बट मीथेन का जो मतलब जो नेचुरल गैस है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा मीथेन होता है। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, दैट इज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल है बेटा, देखो एक बात आपको बता देता हूं, जिस कार्बन चेन के अंदर मतलब 3 से ज्यादा कार्बन हो उनमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर है जो इसमें आपका जो टेक प्लेस करता है, बट बेसिकली चेन आइसोमर जो है वो भी देखने को मिलता है। अब होता क्या है बेटा आपका चेन आइसोमर में, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। देखो मेरे पास यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ पे मैं इसको ना एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे कि ये आ जाएगा CH3,
ये है बेटा CH3, ये आ जाएगा CH2 और ये आएगा CH2। तो ये है एन ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया बेटा आपका। तो अगर मैं चाहूं तो इसका आइसोमर पता क्या बना सकता हूं, इसका ये बना सकता हूं, देखो लाइक दिस। एक कार्बन अगर तीन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको आइसो कहा जाता है। नहीं तो आप इसका जो कॉमन नेम है हम वो भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो या तो आप इसको बोल सकते हो आइसो दैट इज ब्यूटेन, या तो आप ये बोल सकते हो। और अगर आपने प्रॉपर इसका IUPAC नेम लेना है तो बेटा सेकंड पे मिथाइल है तो मिथाइल, टू मिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन। तो इस तरीके से बेटा आप इसका नाम लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या है बेटा आपके आइसो मर्ज हैं, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बेटा वो सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आप डिफरेंट देख ही सकते हो, दोनों का डिफरेंट है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तीन से ज्यादा कार्बन होंगे तो ही हो सकता है, तीन से कम होंगे तो ये आपस में कहाँ पे एक दूसरे से मतलब उसकी पोजीशन चेंज होंगी अभी कार्बन की ना। तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलती है इसमें, तीन से ज्यादा होने चाहिए। फिर मेरे पास आता है मीथेन और इथेन के बारे में। देखो क्या है ना कि जो इसकी प्रेपरेशन है ना आपकी, कि लैब में कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। जो है उसका कुछ पार्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा। बात ये है, पहले हम ये देखेंगे इसकी अक्रेंस कहाँ है, ठीक है ना, मिथेन और इथेन की। आपको पता है बेटा जो दलदली इलाका होता है ना आपका, जो मार्शी प्लेस होती है, वहां पर बेटा इनकी अक्रेंस होती है। और मैं और कई जगह बताऊंगा आपको। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मीथेन का मतलब मार्श गैस है, और इसको इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि दलदली जो इलाका होता है वहां पे पता क्या होता है यार, देखो सिंपल सी बात है, जो इन पेड़ों के जड़ों में जो सेलुलोस होता है ना, उनकी फर्मेंटेशन हो जाती है। और कौन करता है, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है उनकी फर्मेंटेशन कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये जो गैस है ये इवॉल्व होती है वहां से। तो बेसिकली जो जगह है जहां से ये आता है वो मार्शी एरिया है, इसलिए उसको मार्श गैस भी कहा जाता है आपका, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जब वो हवा बाहर निकालते हैं तो उसमें मीथेन होती है। और बेसिकली उन एनिमल्स से ये बाहर आती है जो वो फूड खाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सेलुलोस होता है, बिकॉज ये सेलुलोस के फर्मेंटेशन के बाद या उसी के प्रोसेस के बाद ही हमें मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा तो जो इंटेस्टाइनल जो गैसेस होती है बेटा उसके अंदर एनिमल या ह्यूमन बींग्स के ब्लड के अंदर ये भी हमें देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करें जो कोयला होता है ना, कोयले की जो कैविटी होती है उसमें 90% जो होता है वो मिथेन ही होता है, इसलिए इसको फायर डैम्प भी कहा जाता है। इसको याद रखना, पूछते होते हैं कि फायर डैम्प किसको कहा जाता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आता है बेटा कि अगर इसको प्रोड्यूस करना है तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड या जो पीट बोल बेसिकली कोयला, अगर आप उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, मिथेन मिलता है बेटा आपका, ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल सी बात बता दूं कि जहां ये मिलता है उसमें 10 to 20% जो है हमें इथेन भी मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा मिथेन की एज ए ग्रीन हाउस गैस, तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जो मीथेन गैस है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसको भी ग्रीन हाउस गैस ही माना जाता है, बिकॉज इसकी कंट्रीब्यूशन होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। एक बात ये भी याद रखें बेटा, दो बातें हैं इसमें जो मेन मेन है जो आपने याद रखनी है, वो ये कि अप्रोक्सीमेटली 10 साल तक ये जो मीथेन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, एंड 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव है इन ट्रैपिंग हीट एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो बातें बेटा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर आपने याद रखना है। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि नेचुरल गैस का सबसे जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो बेटा हमारा मीथेन ही होता है। उसके बाद बेटा क्या है कि आप भी जानते हो कि जो वैरायटी है नेचुरल एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज के, जैसे आपके लैंडफिल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगी बेटा आपकी, है ना, वो जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो वहां पर बेटा हमारे को मीथेन मिलता है। उसी तरह बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मीथेन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, इसलिए इसको बेटा प्रिवेंट भी करना चाहिए और यूटिलाइज भी करना चाहिए। अगर आपको एक सिग्निफिकेंट
इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स चाहिए। तो ये है बेटा आपके मीथेन के बारे में। आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टार्ट कर लिया है अपना पार्ट बी को। और मैं बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी उसके अंदर इसका जो बाकी का चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमने जो लेबोरेटरी प्रिपरेशंस होती हैं वो नहीं इस बार करना है, बिकॉज आपके इस बार के सिलेबस के अंदर वो नहीं है। तो इसलिए सिर्फ हम वही वाला पार्ट ही करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।